प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके अंदर हम पहले ही 3 भाग पूरे कर चुके हैं और अब उसका चौथा भाग आज हम करने जा रहे हैं। पहले के 3 भागों में से पहले भाग में हमने जीडीपी के बारे में बड़ा विस्तार से अध्ययन किया, समझने का प्रयास किया। दूसरे भाग में बाजार कीमत पर जीडीपी की सभी धारणाओं का विस्तार से अध्ययन किया। तीसरे भाग में हमने साधन लागत पर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी की सभी धारणाओं का विस्तार से अध्ययन किया। अब इसके अलावा भी कुछ और धारणाएं हैं जिनका अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आशा है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। अपने सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम बाकी की बची हुई 5 धारणाओं का अध्ययन करेंगे। 8 धारणाओं का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, जिसके अंदर जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, इसी तरह से जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी। इन धारणाओं का हम अध्ययन विस्तार से कर चुके हैं। इसके अलावा अब हम निजी क्षेत्र को जो भी आय प्राप्त होती है, अर्थात केवल निजी क्षेत्र को, एक देश में 2 क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। यहाँ हम केवल निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय का अध्ययन करेंगे। दूसरा, निजी आय यानी कि प्राइवेट इनकम, जो निजी क्षेत्र में लगे हुए लोगों को अपने उद्योग से और इसके अलावा भी अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। उसके बाद व्यक्तिगत आय, जो पर्सनल इनकम होती है, एक व्यक्ति को सभी स्रोतों से जो आय मिलती है या परिवार को सभी स्रोतों से जो आय मिलती है। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल शब्द जिसका हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे कहीं भी हम डिस्पोजेबल कप, ग्लास आदि का प्रयोग करते हैं, प्लेटें आदि आजकल यही यूज करने लग गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इनकम जो एक व्यक्ति के पास अपने खर्च या बचत करने के लिए बच जाती है, यानी कि जो उसने प्रयोग करनी है, प्रयोग योग्य आय यानी कि प्रयोज्य आय। इसी तरह से राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी कि एक देश के पास अपने खर्चों के लिए जो आय होती है उसको राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहा जाता है। इन 5 धारणाओं का अध्ययन हम इस पाठ में विस्तार से करेंगे। जैसे कि सबसे पहली परिभाषा है निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय या प्राप्त कारक आय भी इसको बोला जा सकता है। निजी क्षेत्र को शुद्ध या निवल भी जिसको बोल देते हैं, घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों को लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में प्राप्त कारक आय का वो भाग जो केवल निजी क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी कि इसके अंदर हम सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त किसी भी आय को शामिल नहीं करते, ना ही उसकी गणना करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय में कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब होता है अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के साधनों को, उत्पादन के कारकों को सभी क्षेत्र निजी और सरकारी से जो आय प्राप्त होती है उस आय में से सरकारी उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यम वृत्ति मतलब लाभ से जो आय प्राप्त होती है उसको घटा दिया जाता है, और गैर विभागीय उद्यम जिनकी भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे उनकी वस्तुओं को भी घटा दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में कारकों को सभी स्रोतों से यानी कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र से प्राप्त आय में से सरकारी उद्यमों की आय को घटा दिया जाता है,
तो उससे जो आय हमें प्राप्त होगी, जो आय बचेगी, वो निजी क्षेत्र से प्राप्त आय कही जाएगी। तो यहाँ जैसे हम और इसको दिखा सकते हैं, किसी देश में उत्पादित शुद्ध घरेलू उत्पाद का केवल वो भाग जो निजी क्षेत्र से प्राप्त होता है उसे निजी क्षेत्र से प्राप्त या निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय कहा जाता है। इसी तरह यहाँ हम देखेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं। क्योंकि हमने बात करी केवल निजी क्षेत्र से प्राप्त आय की, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कितने क्षेत्र होते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के दो क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। जैसा कि हम 8वीं 9वीं से पढ़ते चले आते हैं कि निजी क्षेत्र के अंदर वो सभी उद्यम शामिल होते हैं जिनका स्वामित्व तो निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वो सभी उद्यम आते हैं जिनका स्वामित्व तो सरकार के हाथ में होता है। और यहाँ हम सार्वजनिक उद्यम को भी दो भागों में बांट देते हैं, एक होते हैं विभागीय उद्यम और दूसरे होते हैं गैर विभागीय उद्यम। अब यहाँ हम देखेंगे कि विभागीय उद्यम की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, और गैर विभागीय उद्यम के क्या लक्षण होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विभागीय उद्यम वो उद्यम होते हैं जो सरकारी रूप से संचालित किए जाते हैं, और दूसरी तरफ गैर विभागीय उद्यम वो उद्यम होते हैं जो एक स्वायत्त संगठन के रूप में संचालित किए जाते हैं। यानी कि दोनों ही उद्यम तो सरकारी हैं, दोनों के ऊपर ही सरकार का नियंत्रण होता है और दोनों ही सरकार के स्वामित्व में होते हैं, लेकिन ये एक सरकारी विभाग के रूप में होते हैं और ये एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करते हैं। ये सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों के द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, देखे जाते हैं, चलाए जाते हैं, लेकिन गैर विभागीय उद्यमों के सदस्यों द्वारा इसके संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही इसका प्रबंध किया जाता है, इसको देखा जाता है। विभागीय उद्यमों का वित्त पोषण सरकारी बजट से किया जाता है, यानी कि सरकारी बजट के अंदर इनकी चलाने की व्यवस्था की जाती है, इनका वित्त का प्रबंध किया जाता है। लेकिन गैर विभागीय उद्यम जो होते हैं ये सरकारी होते हुए भी इन्हें अपने लिए खुद ही वित्त का, पैसे का प्रबंध करना पड़ता है। इन्हें अपने उपक्रमों को लाभ के अंदर ही चलाना पड़ता है ताकि उसमें से इनको चलाने के लिए वित्त का प्रबंध हो सके। विभागीय उद्यम सरकार की नीतियों के अनुसार काम करते हैं, यानी कि जन कल्याण के उद्देश्य से काम करने के लिए ही बनाए जाते हैं और सरकार की नीतियों के अनुसार इनको काम करना होता है। गैर विभागीय उद्यम बाजार के उद्देश्यों के अनुसार, व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुसार, बाजार की मांग के अनुसार, समय के अनुसार कार्य करते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से उद्यम विभागीय होते हैं और कौन कौन से उद्यम गैर विभागीय होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम विभागीय उद्यमों को देखते हैं, जैसे भारतीय डाक विभाग, भारतीय रेलवे, BSNL, ये सारे विभागीय उद्यम की श्रेणी में आते हैं। दूसरी तरफ गैर विभागीय उद्यम, इसके अंदर भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल आदि वो उपक्रम है जो गैर विभागीय उद्यमों की श्रेणी में आते हैं और इनको अपना प्रबंध खुद ही करना पड़ता है। ये सारे लिमिटेड है, मतलब सरकार द्वारा संचालित तो हैं, लेकिन कुछ नियम इनके कुछ अलग होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अगली परिभाषा आ जाती है निजी आय, प्राइवेट इनकम। क्योंकि निजी क्षेत्र को जो आय प्राप्त होती है उसके अलावा उसमें काम करने वाले लोगों को उस क्षेत्र से मिलने वाली आय के अलावा भी कुछ आय और मिल जाती है। जैसे निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कारक आय और सरकार से जितने भी हस्तांतरण प्राप्त होते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, वजीफा आदि, और शेष विषयों से प्राप्त हस्तांतरण आय जो होती है उसका जोड़ होता है। क्योंकि निजी क्षेत्र से उनको सिर्फ लाभ, लगान, ब्याज और मजदूरी के रूप में आय प्राप्त होती है, लेकिन लाभ का भी सारा हिस्सा कभी भी उसमें काम करने वाले लोगों को नहीं दिया जाता। कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा अपने पास अवितरित लाभ के रूप में रख लिया जाता है, जो निजी आय में शामिल नहीं होता, लेकिन
इसके अलावा निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सरकार से भी या विदेशों से भी हस्तांतरण और आय प्राप्त होती है, उसको निजी क्षेत्र से प्राप्त आय में जोड़कर निजी आय ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, निजी क्षेत्र को निवल घरेलू यानी कि उद्योगों से प्राप्त आय, निजी क्षेत्र में लगे हुए, प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए उत्पादन के साधनों को प्राप्त आय में राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, यानी कि जो निजी क्षेत्र में लगे हुए लोग होते हैं उन लोगों द्वारा सरकार से कुछ प्रतिभूतियां खरीद ली जाती हैं, कुछ बॉन्ड्स खरीद लिए जाते हैं, कुछ डिबेंचर खरीद लिए जाते हैं, जिस पर उनको ब्याज मिलता है, वो भी उनकी आय बन जाता है। और ये उन उत्पादन के साधनों को निजी क्षेत्र से प्राप्त लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी के रूप में प्राप्त आय के अलावा होता है। इसके साथ साथ विदेशों में काम करने से भी उनको वहां से निवल कारक आय प्राप्त होती है। इसके साथ साथ सरकार से भी उनको काफ़ी हस्तांतरण प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने बताया वृद्धावस्था पेंशन, वजीफा आदि, और शेष विषयों से भी हस्तांतरण प्राप्त होते हैं। आपदा के समय या अन्य किसी समय में वहां से भी बिना काम किए उनको कुछ सहायता, कुछ मदद प्राप्त होती है। तो इस तरह से निजी व्यक्तियों को, प्राइवेट व्यक्तियों को निजी क्षेत्र के अलावा भी कुछ आय प्राप्त होती है, जो निजी क्षेत्र की आय में जुड़ करके निजी आय का रूप धारण कर लेती है। यानी कि अगर इसको हम बहुत कम शब्दों में कहें तो इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता, इसमें केवल निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त कारक आय तथा सरकार व विदेशों से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण भुगतान को ही शामिल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास परिभाषा आती है व्यक्तिगत आय की, यानी कि व्यक्तिगत आय किसी देश के व्यक्तियों या परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा वर्तमान हस्तांतरण आय का जोड़ होता है, या वर्तमान हस्तांतरण का जोड़ होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत आय बराबर है निजी आय, क्योंकि हमने पहले ही बात करी है कि निजी क्षेत्र के अंदर जो लाभ होता है वो सारे का सारा लाभ निजी व्यक्तियों को, प्राइवेट व्यक्तियों को या उसके अंदर काम पर लगे हुए लोगों को नहीं बांटा जाता, वो बचा करके रख लिया जाता है, जिसको अवितरित लाभ कहा जाता है या वो उद्यमों की बस्तें कही जाती हैं। तो इस तरह से जो निजी आय होती है, यानी कि निजी क्षेत्र में लगे हुए लोगों को लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, मजदूरी के रूप में प्राप्त होती है, और लाभ के रूप में जो प्राप्त होता है वो पूरा भाग नहीं होता, उसके अंदर से निजी उद्यमों द्वारा कुछ बस्तें अपने भविष्य के खर्चों के लिए बचा करके रख ली जाती हैं, उनको निजी आय में से या निजी क्षेत्र की आय में से घटा दिया जाता है। साथ में सरकार द्वारा भी उन निगमों के, उन लाभों के ऊपर, निगमों की उस आय के ऊपर कर लगाए जाते हैं, जो निगम कर होते हैं, जो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते वो सरकार को प्राप्त होते हैं। इसलिए निजी आय, निजी क्षेत्र को प्राप्त आय से निजी आय निकली, और निजी आय में से निजी उद्यमों द्वारा लाभ का वो हिस्सा जो उनके द्वारा बचा के रख लिया जाता है और निगम कर के रूप में जो सरकार के पास चला जाता है उसको घटा दिया जाता है, तो व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यक्तिगत आय के अंतर्गत व्यक्तियों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है, परंतु निजी क्षेत्र को प्राप्त पूरा लाभ व्यक्तियों को नहीं बांटा जाता। इसी न बांटे गए अथवा अवितरित लाभ का कुछ भाग उद्यमों द्वारा बचत के रूप में रख लिया जाता है या कुछ निगम कर के रूप में सरकार को दे दिया जाता है। इन्हीं दोनों को निजी आय में से घटा करके ही व्यक्तिगत आय ज्ञात की जाती है। हमारे पास अगली परिभाषा आती है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। प्रयोज्य शब्द यानी कि डिस्पोजेबल शब्द हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। डिस्पोजेबल मतलब जो चीज़ प्रयोग में ला करके ख़त्म कर दी जानी है या जो चीज़ एक बार प्रयोग में लानी है। तो इस तरह से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वो आय होती है जो व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाने के लिए बचती है, यानी कि अब इस आय को व्यक्ति द्वारा, परिवार द्वारा अपने लिए ही खर्च किया जाना है, इसमें से किसी को कुछ भी नहीं दिया जाना। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय किसी देश के एक लेखा वर्ष में व्यक्तियों व परिवारों द्वारा सरकार को सभी प्रत्यक्ष कर व अन्य अनिवार्य भुगतान करने के बाद सभी स्रोतों से वास्तव में जो कारक आय प्राप्त होती है तथा जो भी वर्तमान हस्तांतरण कहीं से प्राप्त होते हैं उन सब का जोड़ व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होता है। यानी कि अब सिर्फ ये आय एक परिवार के पास अपने लिए ही बचती है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी कि व्यक्तिगत आय
जो एक पर्सनल आय थी, एक परिवार की आय थी, उसमें से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, क्योंकि ये कर व्यक्ति की आय पर लगाए जाते हैं और अप्रत्यक्ष कर उत्पादों पर लगाए जाते हैं। लेकिन जो आय होती है व्यक्ति की, उसमें से प्रत्यक्ष कर सरकार को दे दिए जाते हैं, तो ये घट जाते हैं। और सरकार के प्रशासनिक विभागों द्वारा भी एक व्यक्ति से, एक परिवार से बहुत सी प्राप्तियां की जाती हैं, जैसे फीस, जुर्माने, नगर पालिकाओं द्वारा लगाए गए कर आदि। ये इस तरह की प्राप्तियां सरकार द्वारा एक व्यक्ति की आय में से कर ली जाती है। तो इस तरह से व्यक्तिगत प्रायोज्य आय, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर और सरकार द्वारा जितनी भी एक व्यक्ति से प्राप्तियां की जाती हैं, फीस के रूप में, जुर्माने के रूप में, नगर यानी कि सीधी, अप्रत्यक्ष करों के रूप में नहीं, जो सीधी की जाती हैं व्यक्ति की आय में से, सीधे व्यक्ति से की जाती हैं, उनको इसमें से घटा दिया जाता है। यानी कि वास्तव में व्यक्तिगत प्रायोज्य आय एक व्यक्ति या परिवार की वह आय होती है जो उनके पास अपने लिए खर्च और बचत के लिए बच जाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय प्रायोज्य आय की। यानी राष्ट्रीय प्रायोज्य आय वह आय है जो किसी भी देश के निवासियों व सरकार को सभी स्रोतों से उपभोग और बचत के लिए एक लेखा वर्ष में प्राप्त होती है। यह आय सरकार को अपने खर्च के लिए या बचत करने के लिए और देश की जनता को बचत करने के लिए और खर्च करने के लिए प्राप्त होती है। इसके अंदर अर्जित आय यानी कि कमाई गई आय, काम के बदले में और विदेशों से प्राप्त होने वाले जितने भी हस्तांतरण होते हैं, चालू हस्तांतरण होते हैं, वो सारे इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रायोज्य आय के अंदर राष्ट्रीय आय जो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ करके ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय में अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए जाएं जो एक देश की सरकार को प्राप्त होते हैं या सरकार को खर्च करने के लिए उपलब्ध होते हैं, और शेष विषयों से जितने भी चालू हस्तांतरण होते हैं, चाहे वो देश की जनता को हो, चाहे वो देश की सरकार को हो, वो सारे के सारे इसमें शामिल कर लिए जाते हैं और ये सारी आय एक देश की सरकार के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वास्तव में राष्ट्रीय प्रायोज्य आय किसी देश की बाजार कीमत पर वह शुद्ध आय है जो उस देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। इसके साथ साथ हम आखिरी एक पॉइंट जो कि राष्ट्रीय प्रायोज्य आय से संबंधित है, वो है सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। राष्ट्रीय प्रायोज्य आय जैसे हमने पढ़ा वो एक शुद्ध आय होती है क्योंकि उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय को लिया जाता है और राष्ट्रीय आय में कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है जिसके अंदर गिरावट शामिल नहीं होती। लेकिन सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय के अंतर राष्ट्रीय प्रायोज्य आय में हम चालू पुनः स्थापन लागत यानी कि स्थायी पूंजी के उपभोग या जिसको गिरावट भी कह देते हैं उसको शामिल कर लिया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय बराबर है राष्ट्रीय प्रायोज्य आय प्लस गिरावट। तो सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय में गिरावट शामिल होती है जबकि शुद्ध राष्ट्रीय प्रायोज्य आय में गिरावट शामिल नहीं होती। अब हम इन्हीं सारी की सारी परिभाषाओं को एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे आसान शब्दों में। जैसे सारी की सारी हमारी चीजें, परिभाषाएं जितनी भी हैं वो कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद से ही निकलती हैं। कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद का मतलब हुआ लगान प्लस लाभ प्लस ब्याज प्लस मजदूरी का जोड़। तो कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद से हम ज्ञात कर सकते हैं निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त निजी क्षेत्र से निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय यानी कि निजी क्षेत्र की आय को हम प्राप्त करेंगे कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद से। कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के दोनों ही क्षेत्र, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे वो निजी क्षेत्र हो, उनमें लगे हुए उत्पादन के साधनों की आय होता है। इससे अगर निजी क्षेत्र की आय ज्ञात करनी हो तो हमें कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि दोनों क्षेत्रों की कुल आय में से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा घरेलू उत्पाद से अर्जित आय को घटाना पड़ेगा। इसके लिए विभागीय उद्यमों की संपत्ति जिसका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, या उद्यम वृत्ति यानी कि लाभ, विभागीय उद्यमों के लाभ और गैर विभागीय उद्यमों की वस्तुओं को इसके अंदर से घटा दिया जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा निजी क्षेत्र से निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, या हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में निजी क्षेत्र को प्राप्त शुद्ध आय। अब इससे हम निकालेंगे निजी आय। निजी आय के लिए हमको पता है कि हमें निजी क्षेत्र की आय में से क्या क्या घटाना या
जोड़ना है। तो निजी क्षेत्र की आय में हम राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, विदेशों से निवल कारक आय, सरकार से वर्तमान हस्तांतरण और शेष विषयों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण, सारे के सारों को हम जोड़ देंगे तो हमें निजी क्षेत्र से प्राप्त आय से निजी आय ज्ञात हो जाएगी। अब निजी आय से ही व्यक्तिगत आय अगर हम निकालते हैं तो इसके अंदर भी हमें कुछ चीजें घटानी अथवा जोड़नी पड़ेंगी। तो निजी आय से जब व्यक्तिगत आय निकालेंगे तो निजी आय में से निजी उद्यमों की बचतें और निगम कर को घटा दिया जाएगा तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा व्यक्तिगत आय। यानी कि निजी आय के अंदर जो अवितरित लाभ होते हैं, जो निजी उद्यमों द्वारा अपने पास वस्तु के रूप में रख लिए जाते हैं ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके, और उन्हीं लाभों में से सरकार निगम कर के रूप में उसका कुछ हिस्सा ले लेती है जो कि व्यक्तियों को नहीं दिया जाता। इसीलिए निजी क्षेत्र निजी आय में से इन दोनों चीजों को घटा करके व्यक्तिगत आय ज्ञात की जाती है। तो इसके बाद निकलेगी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, जो एक परिवार के पास खर्च करने के लिए या उपभोग करने के लिए बच जाती है। इसके लिए हमें व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर जो व्यक्ति की आय पर लगाए जाते हैं, और सरकार द्वारा व्यक्तियों की आय में से ले गए बहुत सी प्राप्तियां उनको घटा दिया जाता है, तो व्यक्तिगत प्रायोज्य आय ज्ञात हो जाती है। इसी के साथ हम कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद से ही राष्ट्रीय प्रायोज्य आय भी ज्ञात कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रायोज्य आय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमने देखा था कि कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी जोड़े जाते हैं, तभी राष्ट्रीय प्रायोज्य आय ज्ञात होती है। लेकिन कारक लागत पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ करके बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए जाते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता आती है। तो कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ करके बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। और बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद में विदेशों से शुद्ध कारक आय और शेष विषयों से अगर निवल चालू हस्तांतरण जोड़ दिए जाएं तो राष्ट्रीय प्रायोज्य आय हमें प्राप्त हो जाती है। यानी कि ये वो आय है जो हमारे देश के सभी लोगों और हमारे देश की सरकार के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये चैप्टर हमारे पास बहुत ही मुश्किल थोड़ा था, लेकिन हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने का समझाने का प्रयास किया। आपको ये चैप्टर आशा है पसंद आया होगा। अगर इसके अंदर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके उत्तरों का प्रयास, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा।